नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 7 का नया पाठ 13 सुभाष चंद्र बोस का पत्र लेकर आई हूँ। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। यह तब की बात है जब सुभाष चंद्र बोस जी जेल में थे और केसरी पत्रिका के संपादक को उन्होंने पत्र लिखा था। तो आइए देखते हैं इस पत्र में क्या लिखे थे। प्रिय केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। वह केलकर जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं पिछले कुछ महीनों से पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण यह है कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। वह कहते हैं कि मुझे यह बात की जानकारी नहीं है कि मैं पिछले जनवरी माह से कारावास अर्थात जेल में हूँ। जब बरहमपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। वह कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आपको पता है कि नहीं कि मैं जेल में हूँ। मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण अर्थात बदला कर दिया गया है और मुझे उसी समय याद आया कि इस जेल में लोकमान्य तिलक जी ने भी अपना अधिकांश भाग अर्थात ज़्यादातर समय जेल में ही गुजारा था। इसी चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था। क्या किए थे? लोकमान्य तिलक जी ने जेल में रहते हुए भी एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गीता भाष्य, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया, जिसके कारण उन्होंने किसमें शंकर और रामानुज जैसे भाष्यकारों की श्रेणी में भी शामिल कर दिया। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यदि उसमें फेरबदल किया गया है और उसमें बड़ा बनाया गया है। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य जी रहते थे वह आज भी सुरक्षित है, उसमें फेरबदल कर अर्थात बदलाव कर बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप में वर्षा में पानी में शीत ऋतु में सर्दी तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। वह जेल कैसा बना था? लकड़ी के तख्तों से बना होता था, जिसमें मौसमों में सर्दी में और अन्य ऋतु जो होते हैं उसमें धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता था। वह जेल ऐसा बना हुआ है। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। वह कहते हैं कि मैं जेल में जैसे ही पहुँचा मुझे उस वार्ड का, जहाँ लोकमान्य तिलक जी ने बिताया था, उसका परिचय अर्थात जानकारी दी गई। मुझे यह बात पसंद नहीं आई कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बालात अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देगी। जब वह कहते हैं कि मुझे भारत से निकाल दिया गया था, लेकिन मैं फिर भी भगवान को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ अपनी मातृभूमि, स्वदेश और बालात अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देती है। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे हैं। वह कहते हैं कि अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थ स्थान है, अर्थात जेल को वह तीर्थ स्थान की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ भारत के महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे हैं। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वह लिखते हैं कि लोकमान्य जी ने 6 वर्ष तक जेल में बिताए थे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि इस अवधि में अर्थात इस 6 वर्ष के बीच में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। वह बिल्कुल अकेले थे और कोई उन्हें बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। वह कहते हैं कि मुझे इस बात का विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने नहीं दिया जाता था। उनको संतावना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकांकी में रहते थे। उनको जो संतावना देती थी वह एकमात्र पुस्तक था और वह एकांत में रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और ये भेंट भी पुलिस
और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होगी। वे कहते हैं कि जब लोकमान्य जी यहाँ थे तो उनको किसी से मिलने के लिए नहीं दिया गया होगा, अगर दिया भी गया होगा तो 2 या 3 से ज़्यादा नहीं दिए होंगे, वो भी पुलिस के और अधिकारियों के बीच में, जिससे वे कभी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारण वे अपने परिचित लोगों से खुलकर और अच्छे से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है। उनके पास किसी भी प्रकार का अखबार नहीं दिया जाता था। यह उसको दुनिया में क्या हो रहा है ऐसे घटना चक्रों से अलग कर दिया जाता था। यह एक यंत्रणा शोषण ही है और इस यंत्रणा को जिसने भुगता वही जान सकता है। इसके अलावा उसके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था। इसके अलावा उनके कारावास की अर्थात जेल में जो सब बिताया हुआ समय था वह ज़्यादातर समय में देश के राजनीतिक जीवन में मंद गति से चल रहा था और इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा। इस विचार से उन्हें किसी भी प्रकार का संतोष नहीं दिया था कि जिस उद्देश्य से उन्होंने अपनाया था वह उसकी अनुपस्थिति में किस गीत से आगे बढ़ रही है। उसे कोई संतावना नहीं दे रहे थे कि जिस उद्देश्य से उन्होंने ये सब अपनाया था उसकी अनुपस्थिति से आगे बढ़ रही है। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। उनको जो शारीरिक शोषण मिला था उनके बारे में जितना ही कहा जाए कम होगा, बेहतर होगा। वे दंड संहिता के अंतर्गत बंदी थे और इस प्रकार आज के राजबंदियों की अपेक्षा कुछ मायनों में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। वह क्या थे? दंड संहिता के अंतर्गत बंद थे और जिस प्रकार से आज की बंदियों को कुछ मायने में उनकी दिनचर्या जो थी वह बहुत कठिन रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। जब लोकमान्य यहाँ थे मांडले का मौसम तब भी प्रायः ऐसा रहा होगा। उन्हें मधुमेह की बीमारी भी थी और जब वे यहाँ रहे होंगे तो भी मौसम ऐसा ही रहा होगा जैसा आजकल है। और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु स्थिर कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली है। नौजवान जो युवक हैं उनकी शिकायत है कि वहाँ मंदाग्नि और गठिया को जन्म देने वाली वायु होती है और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेता है और धीरे धीरे वह क्या होता है, व्यक्ति के जीवन की जो शक्ति होती है उसे ख़त्म कर देता है। तो लोकमान्य ने जो वृद्ध थे कितना कष्ट झेला होगा। तो लोकमान्य जी ने जो वृद्ध हो चुके थे उन्होंने कितना कष्ट झेला होगा। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने क्या यातनाएं सही इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। किंतु इस जेल की 4 दीवारों में उन्होंने क्या यातनाएं सही उनकी जानकारी किसी को नहीं होगी। कितने लोगों को पता है उनके छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती थी। कितने लोगों को कहते हैं कि कितने लोगों को पता होगा उनकी ऐसे छोटे छोटे बातों का जो बंदियों के जीवन में सुइयों की तरह चुभ जाती है और जीवन को दुभर बना देती है और हमारा जो जीवन है उसको दुभर बना देती है। वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। वे गीता की भावनाओं में मग्न रहते थे इसलिए वह दुख से ऊपर थे। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी एक शब्द नहीं कहा। यही कारण है कि उन शोषण के बारे में उन्होंने किसी से भी एक शब्द नहीं कहा। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।